नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि वसंदानी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी को लेकर है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। खबर आ रही है माचिल और तंगधार सेक्टर में हुए ऑपरेशन को लेकर। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जिस तरीके से जारी है, फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन की। और साथ ही आपको बता दें, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को जो कामयाबी मिली है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। और तंगधार सेक्टर के साथ साथ माचिल में चल रहे ऑपरेशन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों का जारी सर्च ऑपरेशन और इस बीच 3 आतंकियों को मार गिराने को लेकर बड़ी खबर। हमारे संवाददाता महराज अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महराज, इस वक्त हालात क्या है, सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या खबर और क्या इनपुट आतंकियों के बारे में था? बिल्कुल, आपको बता दें सभी कि जैसा कि ये मिलिटेंट विरोधी ऑपरेशंस जो है उनमें तेजी लाई जा रही है। और विशेषकर अगर हम कहें, जैसे ही विधानसभा चुनाव जो है उनकी घोषणा हुई है, तो जो नियंत्रण रेखा है उसको भी जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। और उसके चलते ही जो है विभिन्न दो ऑपरेशन है। एक तो कुपवाड़ा मछिल में और दूसरा टंगडार है, जहाँ पे अभी तक एक साथ जो है 3 मिलिटेंटों को जो है या घुसपैठियों को जो है वो मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई है। तो कुल मिलाकर अभी ये जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि जो मौसम की जो एक चुनौती है वो सबसे बड़ी इन दोनों ऑपरेशंस में देखी गई। हालांकि सेना का ये भी कहना है कि मौसम की खराब होने की वजह से जो शव है वो बरामद नहीं हो पाए हैं, लेकिन 3 घुसपैठियों को अभी तक जो है इन 2 विभिन्न ऑपरेशंस में है मार गिराया गया है। हालांकि जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके अनुसार अगर हम कहें तो 4 से 5 का जो एक ग्रुप जो मछिल सेक्टर से बताया जा रहा था और दूसरा जो टंगडार था उससे 4 से 5 मिलिटेंट जो घुसपैठिए थे उनका ग्रुप बताया जा रहा था। तो लेकिन अभी तक जो है टंगडार में एक घुसपैठिए को मार गिराने में सेना जो है सफलता हासिल तो हुई है और दूसरा जो मछिल में उसमें 2 घुसपैठियों को मार गिराने में सेना को सफलता। कुल मिलाकर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए महराज आपका। जिस तरीके से आतंकियों को लेकर इनपुट था और ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है उस बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी। और माचिल और तंगधार सेक्टर की बात आपको बताई, जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेरेबंदी कर ली है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी इलाके में भी एनकाउंटर जारी है। जो बताया जा रहा है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है आतंकियों की घेरेबंदी कर ली है। पूरे इलाके को इवैक्यूएट करा दिया गया है, खाली करा दिया गया है और अब आतंकियों की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई भारी बारिश के बाद सुबह की तस्वीरें भी अब आपके सामने होंगी, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर चुका है और बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति के बीच लोगों के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने दिल्ली के उस इलाके की जहां पर भारी वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और दिल्ली एनसीआर में भले ही देर रात से मौसम सुहाना जरूर है, लेकिन लगातार हुई बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी दिल्ली को लेकर जारी किया गया है कि बारिश जारी रह सकती है, लेकिन देर रात से बारिश हो रही है। जगह जगह जल भराव की स्थिति है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से ही, कहां कहां जल भराव हुआ है। आप ये तस्वीर देखिए, अंडरपास के ज़्यादातर इलाके जलमग्न हो चुके हैं, डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और परेड रोड की तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं, जहां पर जल जमाव हुआ है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आवाजाही में हो रही है। बसों की जो आवाजाही है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दिल्ली के धौला कुआं से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी की। दिल्ली में सुबह हुई बारिश के बाद तमाम इलाकों में जल भराव हो गया है और मैं इस वक्त धौला कुआं बस स्टॉप के पास में हूँ और यहाँ पर देखिएगा किस तरह का पानी भरा हुआ है। तो ये बस स्टॉप के पास का ये रिंग रोड है और यहाँ पर पानी किस तरह से भरा हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और सुबह हुई हल्की बारिश के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों का ये हाल हो गया है। तो ये लोग कितनी मुश्किल से निकल पा रहे हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी हुए, तो लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि पंपिंग सेट भी हालांकि लगाया गया है ताकि पानी यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन सुबह का वक्त है, स्कूल जाना है बच्चों को, ऑफिस के लिए लोगों को निकलना है, लेकिन यहाँ पर जल भराव की वजह से लोगों को जो मुश्किल हो रही है वो देखिए किस तरह लोग धीरे धीरे इसलिए निकल रहे हैं। तो सुबह की थोड़ी सी बारिश के बाद ही दिल्ली का ये हाल
हो जाता है। धौला कुआं में तमाम इलाके हैं जहां पर इसी तरह जल भरा हुआ है। तो ये देखिए कैसे लोग निकल रहे हैं, वो तस्वीरें देखिए, कितना धीरे धीरे चलकर। और ट्रैफिक जैम अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पीछे कितना स्लो ट्रैफिक है, कितनी धीरे धीरे बस चल रही है। अगर आप उस पर देखेंगे तो आराम से निकल रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर जल भराव बहुत ज़्यादा है और ये इसकी वजह से किनारे की रोड भी देखिए, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो सुबह की बारिश अगर हो जाए तो दिल्ली वालों के लिए मुसीबत हो जाती है। तो क्या मुसीबत है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह से पानी कैसे निकाला जा रहा है और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह जल्दी जाना है लेकिन बारिश ने जो है वो रफ्तार कम कर रखी है और बारिश की वजह से लोगों को सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। सोचिए ऐसे में टू व्हीलर्स के साथ कितनी दिक्कत हो रही है। लोग यहाँ से कहीं पर भी अगर कोई गड्ढा भी हुआ तो लोग गिर भी सकते हैं। तो ये जो जल भराव है ये लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। जरा सी बारिश होती है और दिल्ली वालों के लिए कहेंगे कि संकट शुरू हो जाता है, कहीं आने जाने में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है। और गुजरात में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुका है। द्वारका में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि ज्यादातर इलाकों में लोग फंस गए हैं और यही वजह है कि एनडीआरएफ और सेना अब लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन की वो तस्वीर जहां देखिए मौसम का रुख बदलते ही सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट करने का प्रयास शुरू हुआ और पानी के बीच फंसे इन लोगों को कैसे एयरलिफ्ट करते हुए सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की गई, उसी की ये तस्वीर आपके सामने। लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर इलाके ऐसे थे जहां पर लोग फंस गए। जल जमाव की समस्या तो थी ही, बाढ़ जैसी स्थिति भी लगातार बारिश के बाद बन गई, जिसकी वजह से फंसे हुए लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू करना शुरू किया। जी हाँ, गुजरात से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाल बेहाल है। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात में आज लगातार 5वें दिन भी भारी बारिश का अनुमान जताया है और इस बीच राज्य में द्वारका, राजकोट, वडोदरा समेत कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। वडोदरा शहर की ये एरियल तस्वीरें देखिए, पूरा शहर जैसे पानी के बीच है। सयाजीगंज, अकोटा, हरनी, करेलीबाग और अलकापुरी के कई इलाकों में चारों ओर से पानी ही पानी दिख रहा है। कल चौथे दिन भी भारी बारिश हुई, जिससे वडोदरा समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात और भी बिगड़ गए हैं। बारिश थमने के बावजूद विश्वामित्री नदी का पानी रिहायशी इलाकों से बह रहा है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने विश्वामित्री नदी से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 12,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। खेड़ा में भी हालत गंभीर है। इस बीच राज्य में बारिश से 26 मौतों की खबर है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। द्वारका में घी नदी रौद्र रूप में दिख रही है। देवभूमि द्वारका जिले के भानवद में 185 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। यहाँ कई इलाकों में पिछले दिनों 18 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कच्छ जिले सहित बाकी इलाकों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भावनगर से भी पुल जलमग्न होने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। और गुजरात की ही ताजा बारिश में वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क भी बहती नजर आई। करोड़ों रुपए की सड़क तिनके की तरह बिखर रही है। टुकड़े टुकड़े में बट गई ये सड़क तहस नहस हो गई है। हाथों से आसानी से टरमैक उखड़ जा रहे हैं। सड़क एक कोने से दूसरे कोने तक बहकर आ गई है। जहां तक आप देखिए सड़क चाक चाक हो गई है। कंक्रीट और तारकोल की चट्टानें देखिए कैसे कहीं एक के ऊपर एक चढ़ी है। पानी का वेग कितना प्रचंड रहा होगा। किनारे पर पहुंची सड़क की चट्टानें बता रही है। सड़क की दुर्गति देखिए, लोग हैरान हैं। पानी के साथ सड़क पर सूखे पेड़ भी जड़ समेत सड़क पर आकर जम गए हैं। डिवाइडर और सड़क किनारे की दीवारें भी बीच सड़क पर आ गई हैं। ये सड़क वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ती है, जो 2 दिनों की भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से टूट गई। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के बाद डैम से छोड़े गए पानी की वजह से ये हालात पैदा हो गए। दाभोई वडोदरा रोड पर देव और धादर नदियों का पानी हाल ही में करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क को बहा ले गया। दाभोई में रालजी गांव के पास पूरा टरमैक बह गया। सड़क की इस हालत के बाद एक तरफ की सड़क आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है।
और गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांव पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। देवभूमि द्वारका में बारिश का क्या हाल है इस वक्त, बता रहे हैं टीवी 9 संवाददाता जयेश पारकर। गुजरात में लगातार बारिश जारी है और अभी हम देवभूमि द्वारका जिले में हैं और अभी यहाँ लगातार बारिश हो रही है। यहाँ के खंभालिया तालुका में 12 घंटों के अंदर 12 इंच से भी ज़्यादा बारिश हो चुके हैं और अब अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 18 इंच से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये घी नदी का नज़ारा है जो यहाँ पे भारी बारिश की वजह से यहाँ नदी में अभी भारी पानी आ चुका है और इतना ही नहीं, यहाँ जितने भी आसपास के गांव हैं वहाँ जल प्रलय जैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है। खासतौर पर यहाँ का रावल गांव पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ का सलाया गांव वहाँ भी पहुँचना काफी मुश्किल हो चुका है। आसपास के जितने भी तहसील हैं वहाँ पे जल प्रलय जैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है। और हवामान विभाग का अगर देखा जाए तो अगले 24 घंटों में भारी बारिश यहाँ अभी भी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पूरे एरिया में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी और सरयू नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे डर बना हुआ है। बाढ़ के ये हालात यूपी के गोरखपुर में है, जहां राप्ती और सरयू नदी रौद्र रूप दिखा रही है। जलस्तर घटने के बाद भी अब भी ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच गोरखपुर का प्रसिद्ध गोरक्षकनाथ मंदिर का घाट पानी से घिर चुका था, जहां से पानी उतर तो गया है लेकिन अब भी हालात गंभीर हैं। अगर आगे सितंबर में रेनफॉल रहेगा और अपर कैचमेंट में भी बरसात होगी तो निश्चित तौर पे हो सकता है अभी हम लोग को बाढ़ की संभावना और बन सकती है। बताया जाता है कि करीब 47 गांव बाढ़ से अभी प्रभावित है। इनमें चौरी चौरा और गोला क्षेत्र शामिल है। पानी से घिरे गांव के लोगों के आवागमन के लिए प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है। गोला क्षेत्र में 2 मोटर बोट्स आवागमन के लिए लगाई गई हैं। सरयू नदी बरहज में 1.4 मीटर ऊपर बह रही है। गोरखपुर में 6 नदियां हैं और इनमें 13 नदियों का पानी आता है। अभी तो नदी खतरे से ऊपर है। यहाँ गोरखपुर में बाढ़ तीसरी बार आ चुकी है और यहाँ प्रशासन की तरफ से राशन मिला है, नाव की व्यवस्था की गई है। ये मंझरियाँ, खिलवनियाँ, जोइयाँ सब जो हैं डूबी हुई हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलकाता कांड की। कोलकाता कांड पर बीजेपी ममता सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। ममता ने क्या कहा, जिसके बाद बंगाल में सियासी उबाल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान धमकी देते हुए कहा कि बंगाल जला तो यूपी, बिहार, असम भी जलेंगे। ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। ममता बनर्जी एक रैली के दौरान ये बात कह रही थी। ममता ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि ये बांग्लादेश है, लेकिन याद रखिए ये बांग्लादेश देश नहीं, भारत है। यहाँ कुछ नहीं चलेगा। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी उबाल आ गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया और ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। गिरिराज सिंह ने तो ममता की तुलना तानाशाह किम जोंग से कर दी है। वहीं टीएमसी ने कहा कि ये सब बीजेपी की वजह से हो रहा है। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है, वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। काम बंद करना चल रहे थे, उसके खिलाफ तो लीगल एक्शन दूसरे स्टेट्स ले लिया था। बंगाल में कोई स्टेप नहीं लिया ममता दीदी का सरकार ने। वही ममता दीदी ने बताया, हम लोग नहीं लिया। अगर कुछ एफआईआर वगैरह हो जाता तो आपका करियर के लिए वो डैमेजिंग होता। हम कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, लेकिन ये जो गरीबों, हजारों गरीबों, लाखों गरीबों हॉस्पिटल में जाकर हैरास्ट हो रहा है आपके लिए, आप कृपा
काम पे ज्वाइन कीजिए। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कहना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो देश को धमकी दे रही हैं। आपको प्रोटेस्ट से क्यों घबराहट हो रही है? और जांच के बीच कोलकाता कांड में फंसे आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ आईएमए ने कड़ी कार्रवाई की है। आईएमए ने घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई जांच जारी है। अपने ही अस्पताल की जूनियर डॉक्टर से रेप और फिर उनकी बर्बर हत्या के खिलाफ संदीप को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता से आईएमए भी आहत है और लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद अब उसने संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। इससे पहले आईएमए महासचिव ने अशोकन के साथ मृतक महिला डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की थी। आईएमए के आदेश में कहा गया है कि संदीप घोष ने महिला डॉक्टर के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इस मामले को संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की भी उनमें कमी दिखी, जिसके बाद आईएमए की अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करने का फैसला किया। इधर पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने काम पर लौटने को लेकर सीएम ममता बनर्जी की अपील को ठुकरा दिया है। वो कोलकाता कांड के विरोध में 21 दिनों से काम बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम ने कहा है कि महिला डॉक्टर को न्याय मिलने समेत उनकी सभी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन वापस नहीं लेंगे। दुर्गापुर में सियासी दंगल देखने को मिला। सड़क पर पुलिस के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दुर्गापुर एक बार फिर दहल उठा। पुलिस को आंसू गैस के कई गोले दागने पड़े। अब ये तस्वीर भी देखिए। गिरी हुई बाइकें बता रही हैं कि किस कदर भीड़ ने यहाँ कहर ढाया, तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें सीपीआईएम कार्यालय की है, जहां दर्जनों मोटरसाइकिलें तोड़ डाली गई। टीएमसी कार्यालय के पास बम से भी हमले का आरोप है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारी की अब ये भिड़ंत भी देखिए। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि आरजीकर रेप और हत्याकांड के बाद सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने डीएमसी इलाके में रैली निकाली थी। कहा जा रहा है कि इस बीच टीएमसी के कार्यकर्ता डंडों के साथ पहुंचे और रैली को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आपस में दोनों भिड़ गए। इस बीच पुलिस बीच बचाव को आई, लेकिन दोनों कार्यकर्ता हटने को राजी नहीं थे। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई। इस दौरान बीच बचाव में आए पुलिस वालों को भी चोटें आ गई हैं। खबर असम से है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ विपक्ष ने एक मुकदमा दर्ज कराया है। उनके खिलाफ धर्म और जाति को लेकर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। আপোনালোকে আজি হাউছত কলে যে আমি মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। असम के विपक्ष दलों के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये बातें कही थी। इस पर विपक्ष ने अब कानून की राह पकड़ ली है। विपक्षी दलों का आरोप है कि हाल के दिनों में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कई बयान दिए हैं। उन बयानों को लेकर हेमंता के खिलाफ कई विपक्षी दलों ने कल दिसपुर थाने में केस भी दर्ज कराया है। सीएम पर धर्म और जाति के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। असम का जो माहौल है, इसमें एक संघर्ष फैलाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने उन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरू कर रहा है। जनता का बीच घृणा पैदा करने के लिए, कम्युनल राइट करने के लिए वो हमेशा ऐसा बयान दे रहा है। ये बयान वो असेंबली का अंदर भी देना शुरू किया है। इसलिए हम यूनाइटेड अपोजिशन फोरम ने देश का महामहिम राष्ट्रपति को भी हम निवेदन करेगा, ये हेमंता बिस्वा शर्मा को बर्खास्त करना चाहिए। शिकायत दर्ज कराने वालों में संयुक्त विपक्षी मंच असम यानी यूओएफए के महासचिव लुरियन ज्योति गोगोई भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देर शाम मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और 5 घंटे तक चली इस बैठक में महिला विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 5 घंटे तक हुई बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों के विकास पर जोर देने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में 40 मिनट तक अपनी बात रखी।
पीएम ने मंत्रियों और सचिवों को उम्मीद और विश्वास के साथ काम करने को कहा। मंत्रिपरिषद की बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें 100 दिवसीय एजेंडे पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में 100 दिवसीय एजेंडे पर कई मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन भी दी। मीटिंग में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर विशेष फोकस किया गया। इंफ्रा, सोशल, डिजिटल और टेक्निकल विषयों पर संबंधित मंत्रालयों से बातचीत की गई। नई रेलवे लाइनों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों के निर्माण पर भी जोर देने पर विचार किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास का लक्ष्य दिया गया। हर घर जल और हर घर नल योजना को आगे बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया। सुदूरवर्ती राज्यों में एम्स की स्थापना करने का लक्ष्य भी रखा गया। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। झारखंड जीतने के लिए बीजेपी ने प्लान बना लिया है। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर पार्टी बड़े आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारेगी। बीजेपी एक बार फिर झारखंड में भगवा लहराने के लिए पूरा प्लान बना रही है। बीजेपी ने इस बार राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपने कद्दावर चेहरों पर दाव लगाने का फैसला किया है। आदिवासी क्षेत्रों में जेएमएम को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी इस बार आदिवासी चेहरे एसटी आरक्षित सीटों से ही मैदान में उतारेगी। बीजेपी के ये चेहरे अब एसटी आरक्षित सीटों पर फाइट करते नजर आएंगे, जिनमें अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, सुदर्शन भगत, गीता कोड़ा, लुइस मरांडी, सीता सोरेन, सुनील सोरेन, दिनेश ओरांव, समीर ओरांव, चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद पार्टी और मजबूत होगी। आदिवासी सीटों पर इसका असर दिखाई देगा। दरअसल बीजेपी को जमीनी कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठनों से फीडबैक मिला है कि पार्टी के कई आदिवासी नेता आदिवासी जनता के बीच अपनी पकड़ का दावा तो करते हैं, पर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य सीटों पर जोर लगाते हैं। इसलिए पार्टी ने अब आदिवासी चेहरों को एसटी आरक्षित सीटों से ही चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बनाया है। आखिरकार झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम का दामन छोड़ दिया है और आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। चंपाई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शिबू सोरेन को लिखे पत्र में कहा कि वो पार्टी की नीतियों से दुखी होकर इस्तीफा दे रहे हैं। चंपाई ने कहा कि वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे स्वीकार करेंगे। 30 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा पार्टी है देश में, इस प्रदेश में भी कमेटी है। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि हर पार्टी का कुछ काम करने का तौर तरीका भी है, इसीलिए हमको जिस क्षेत्र में काम करने के लिए दायित्व देंगे या पूरा झारखंड में देंगे, उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम तय होगा। वहीं बात हरियाणा की करें तो टीवी9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को खबर ये दी थी कि कांग्रेस आलाकमान बतौर सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को विधानसभा टिकट देने के हक में नहीं है, जिसका ऐलान कल प्रभारी दीपक बावरिया ने कर दिया। काफी सिटिंग एमपीज भी इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे शैलजा जी हो या सुरजेवाला। इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि सुरजेवाला और शैलजा का मसला ठंडे बस्ते में चला गया है। इससे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के चुनाव लड़ने की चाहत को धक्का लगा है। माना जा रहा है कि सुरजेवाला के चुनाव लड़ने पर पार्टी राज्यसभा में सीट गंवाती और दूसरा कर्नाटक को बतौर प्रभारी महासचिव संभाले रखने का दबाव भी बढ़ जाता। इससे कांग्रेस को डबल नुकसान होता। बताया जा रहा है कि पार्टी ने लोकसभा सांसद शैलजा की उम्मीदवारी को लेकर भी उन्हें समझाया गया कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद ही तय होगा, इसके लिए विधायक होना जरूरी नहीं। 2004 में सीएम बने हुड्डा विधायक नहीं सांसद थे। ऐसे में शैलजा को टिकट देने से बेवजह समीकरण नुकसान करते। इन सब के बीच हुड्डा कैंप गदगद है। अभी कोई बात नहीं, सब डिस्कशन चल रही है, अभी 1-2 दिन और चलेगी। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी सीट को लेकर भी बीजेपी में खींचतान जारी है और रोहित दुबे की टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है।
जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट जारी करने के बाद से बीजेपी में घमासान भी शुरू हो चुका है। माता वैष्णो देवी से उम्मीदवार रोहित दुबे की टिकट काटे जाने के बाद से उनके समर्थक काफी नाराज है। टिकट काटे जाने से नाराज कार्यकर्ता पार्टी को धमकी दे रहे हैं। पार्टी ने रोहित दुबे का टिकट काटकर बलदेव राज शर्मा को माता वैष्णो देवी विधानसभा से मैदान में उतारा है। मेरे को शाम को प्रदेश कार्यालय बुलाया गया, मेरी बात सुनी गई। उसके बाद मेरे को बोला गया कि आप बलदेव जी का उनको आप फूलों का गुच्छा देके बधाई दीजिए, वो भी उनको दी। और ये मेरा अपना डिसीजन अभी तक नहीं है, सब कार्यकर्ता जो चाहते हैं वैसा ही होगा। और इसके लिए भी कल या परसों तक आपको सब स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आगे की हमारी क्या रणनीति है। आपको बता दें कि कटरा की वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर पहले रोहित दुबे को टिकट दिया गया था, लेकिन लिस्ट बदलने के बाद ये नाम भी बदल गया। नाम बदलने के बाद रोहित दुबे के समर्थकों में काफी रोष है। और जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया है। इनमें जेल में बंद सर्जन बरकती का नामांकन भी शामिल है। नामांकन रद्द होने के बाद बरकती की बेटी रो पड़ी। रोती बिलखती ये हैं सर्जन बरकती की बेटी, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन रद्द होने के बाद बरकती की बेटी रो पड़ी। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार शोपियां जिले के जैनापुरा विधानसभा क्षेत्र से बरकती का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सर्जन अहमद बरकती का नामांकन फॉर्म खारिज कर दिया गया है। सर्जन बरकती के परिवार के मुताबिक उन्होंने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण के लिए सर्जन बरकती समेत 25 अन्य उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया है। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद अशांति के दौरान बरकती चर्चा में आया था। बरकती को पहली बार 8 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और उस पर लोक सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। पहले चरण के चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में 280 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इनमें से 168 को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि 26 को खारिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले को लेकर अजीत पवार ने लोगों से माफी मांगी है और इसके बाद भी सिंधुदुर्ग मामले को लेकर सियासत जारी है। ये तस्वीरें हैं मालवन की, जहां बंद का आह्वान किया गया है। बंद के दौरान देखिए, एक तरफ दुकानों से शटर डाउन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग प्रदर्शन पर उतरे हैं। हाथों में शिवाजी महाराज की तस्वीरें थी, झंडे थे। इस बीच प्रदर्शन के दौरान महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति के कार्यकर्ता भिड़ पड़े। कार्यकर्ताओं के भिड़ंत के बाद पुलिस ने बीच बचाव किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लोगों का गुस्सा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के गिरने पर भड़का था। राजकोट किले में 35 फुट ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा 8 महीने बाद ही गिर गई थी। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के लिए अजीत पवार ने लोगों से माफी मांगी है। अजीत पवार ने लातूर जिले में जन सम्मान यात्रा के दौरान दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कार्रवाई के साथ ही प्रतिमा को फिर से स्थापित करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में प्रतिमा लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और इसकी जांच भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। योगी ने कहा कि पहले भेदभाव होता था, अब ऐसा नहीं हो रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले युवा रोजगार के लिए शहरों में जाते थे, अब सरकार के साथ मिलकर वो कंपनियां युवाओं के पास आ रही हैं और नौकरियां दे रही हैं। युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहाँ पर दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले युवाओं के साथ मतभेद होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा। उन्होंने अखिलेश पर प्रहार करते हुए कहा कि कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। पूरा देश आवाज उठा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बेशर्मी से आरोपियों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिन्ना की आत्मा समा गई है। जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था।
ये लोग आज वही काम कर रहे हैं। वहीं यूपी के बरेली से खबर है। बरेली में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप के बाद छात्रा ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। साथ पढ़ने वाले 2 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया है। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय अधिकारियों द्वारा तथा अन्य उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। नामित 2 अभियुक्तगणों में से एक अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ जारी है। और हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा मौजूद हैं। पंकज, इस केस में 2 आरोपी बताए जा रहे हैं और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कौन है ये? देखिए, बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है और शुरुआत में पुलिस ने ढिलाई बरती और मुकदमा दर्ज करने में देरी की। ये जो तीनों हैं, तीनों नाबालिग हैं, लड़की और लड़के ने जिस पर आरोप लगाया है रेप का 2 लड़कों पर, ये तीनों एक साथ भोजीपुरा इलाके में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। और उसमें ये बताया गया, लड़की की और उसके घर वालों ने आरोप लगाया कि एक ने रेप किया और दूसरे ने उसकी मदद की है। तो जिस पर रेप का आरोप है वो पकड़ लिया गया है और जिस पर रेप में मदद करने का आरोप है उस लड़के का, उसको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। लेकिन लोक लाज की भय से और डर से लड़की ने खुदकुशी कर ली है। ये बहुत दर्दनाक खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी जानकारी देने के लिए। तो लड़की ने आत्महत्या कर ली इस वारदात के होने के बाद, लेकिन एक हिरासत में है, एक अब भी हिरासत में नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और यूपी के सहारनपुर में युवती से गैंगरेप को लेकर बड़ी खबर है। 2 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो एक और ऐसा मामला सामने आया है और यूपी के सहारनपुर में युवती से गैंगरेप का ये मामला है। 2 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि आपको इस बीच ये भी बता दें कि हरियाणा से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी खबर आ रही है। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव मिलने के मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव मिलने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है परिवार। रिपोर्ट में नहीं बताए गए चोट के निशान। बॉडी पर चोट के कई निशान दिखे, ये पिता का कहना है, लेकिन बताया नहीं गया। पोस्टमार्टम दोबारा करने की मांग की जा रही है। किसी भी हालत में हमें इंसाफ चाहिए, ये परिवार का कहना है, पिता का कहना है। काम कराया गया है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। योमो साहब ने भी शाम को मतलब न्यूज़ पे डाला था कि उसमें कोई कोई निशान नहीं है और हम मौजूद हैं। उनके बच्चे पड़े हुए, कांटे भी लगे हुए हैं, बालों में भी कांटे लगे पड़े। और यहाँ जब उतारा गया था तो हम लोग मौजूद थे, मगर हमको मतलब उतारने पैकिंग किया, पैकिंग बाद में आई है। फिर हमको अंदर एक बार दिखाया, उसके बाद हमको बाहर निकाल दिया गया। जब हमने यहाँ देखा तो उनको मतलब पीछे पीठ में और साइड से और मतलब छोटे निशान है। भाई हमारे जी कहना हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या आपका नाबालिग लड़की हमारी, आप जो कह रहे हैं उसमें चोट के निशान ना, हमें शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे। अब रिपोर्ट सही आना चाहिए। हाँ दोबारा चाहिए, दोबारा होना। जब मिट्टी जरूर ना रखी रहे, 8 दिन लग जाए, महीना भर लग जाए। हमारी तो मिट्टी खराब हुई गई, मिट्टी में तो कुछ बनने ना है। आप लोग मेरे पर प्रेशर बना रहे हैं और लगाने कह रहे हैं। और फर्रुखाबाद केस को लेकर पंकज झा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पंकज, पोस्टमार्टम दोबारा कराने की मांग परिवार वाले कर रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कह रही है इस केस से? कितना आगे बढ़ी है जांच में? देखिए, इस जांच में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी, 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया था, वीडियोग्राफी हुई थी और उसके बाद जो है वहाँ के एसपी आलोक प्रियदर्शी, उन्होंने कहा था कि हैंगिंग की वजह से, यानी लटकने की वजह से मौत हुई है, यानी एक मामला खुदकुशी का है। लेकिन परिवार वाले लगातार ये कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कई बार ये बात कही, उन्होंने कहा कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई चोट का निशान हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिला है। इसीलिए घर वाले ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पोस्टमार्टम दोबारा कैसे किया जाएगा? दोनों जो लड़कियां हैं उनका अंतिम संस्कार कल कर दिया गया। हालांकि शुरुआत में परिवार वाले अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंतिम संस्कार हो गया है तो अब दोबारा पोस्टमार्टम का तो सवाल नहीं उठता है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची है कि ये मामला खुदकुशी का है या हत्या का है, और अगर हत्या का है तो फिर हत्या किसने की है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। अभी फिलहाल ये गुत्थी उलझी हुई है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन परिवार वाले मांग कर रहे थे। इस बीच अंतिम संस्कार हो चुका है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच किस नजरिए से आगे बढ़ती है इस पूरे केस में। शुक्रिया आपका पंकज।
और फर्रुखाबाद मामले पर राहुल गांधी का पोस्ट, बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद भी गुनाह। फर्रुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन का ऐसा रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरे मामले पर दुख जाहिर करते हुए राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है और सवाल भी उठाए हैं। साथ ही फर्रुखाबाद मामले पर जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई, इस बारे में हमने आपको जानकारी दी। पंकज जी से बात करते हुए इस भी सामने आया कि आखिर किस तरीके से पूरे मामले पर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद भी गुनाह, ये कहना है राहुल गांधी का। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं असम का रुख करना होगा। असम के ढींग गैंगरेप मामले में आरोपी की मौत की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस हिरासत से भागने के दौरान उसकी मौत हुई थी। असम के ढींग सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपी की मौत कैसे हुई, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। बताया जाता है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लव तामुली के नेतृत्व में एक विशेष जांच समिति मामले की जांच करेगी। राज्य पुलिस ने दावा किया था कि ये घटना उस समय हुई जब पुलिस आरोपी को 24 अगस्त की सुबह क्राइम सीन के लिए घटना स्थल पर लेकर गई थी। आरोपी के पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास में सड़क किनारे स्थित तालाब में कथित तौर पर कूदने से मौत हो गई थी। तालाब से आरोपी का शव बरामद कर लिया गया था। बताया जाता है कि आरोपी सामूहिक बलात्कार मामले के 3 आरोपियों में से एक था। आपको बता दें कि ढींग में 22 अगस्त की शाम ट्यूशन से साइकिल पर घर लौट रही किशोरी के साथ कथित तौर पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने बलात्कार किया था। तीनों आरोपियों में से एक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अब भी फरार है। पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गोरी ने भारत पर हमले की धमकी दी है। उसने स्लीपर सेल से ट्रेनों के पटरियों को उड़ाने को कहा है। आतंकी के निशाने पर कई हिंदूवादी नेता भी हैं। पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी ने भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने ट्रेन पटरियों को उखाड़ने की धमकी दी है। आतंकी ने एक वीडियो जारी कर अपने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में ट्रेनों के पटरियों से उतारने और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए कहा है। 3 हफ्ते पहले जारी 12 मिनट की इस वीडियो में फरहतुल्लाह गोरी ने अपने स्लीपर सेल को दिल्ली, मुंबई समेत देश के दूसरे शहरों में ट्रेनों को पटरियों से उतारने के लिए कहा था। आतंकी ने अपने वीडियो में स्लीपर सेल्स को आदेश दिया है कि उन्हें दस्तों में बंटकर काम करना होगा। फरहतुल्लाह ने भारत की ट्रेन और रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया है। उसने अपने स्लीपर सेल को कहा है कि भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करना होगा। आतंकी ने भारत की सप्लाई चेन को निस्तनाबूद करने को कहा है। भारतीय फौज और पुलिस के सिस्टम को भी बर्बाद करने का आदेश दिया गया है। फरहतुल्लाह ने हिंदुत्व के खिलाफ सबको एकजुट होने को कहा है। उसके निशाने पर कई बड़े हिंदूवादी नेता भी हैं। आतंकी फरहतुल्लाह की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। इस वीडियो के बाद सियासत भी तेज हो गई है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री चल रही थी और पुलिस ने इस मामले में मौलवी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोट छापने का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जामिया हबीबिया मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं। खबर मिलते ही प्रयागराज पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और छानबीन की तो पुलिस को मौके से 1300 नकली नोट मिले। पुलिस ने नकली नोट छापने के सामान भी बरामद किए हैं। इस पूरे साजिश में मदरसे का प्रिंसिपल भी शामिल है। जो थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त जो हैं उसमें मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद, जाहिर खान और मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, ये चारों लोग इन्वॉल्व थे। और इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। पुलिस ने बताया कि मदरसा जामिया हबीबिया के मौलवी मोहम्मद तफसीरुल ने उड़ीसा के नकली नोट बनाने वाले जाहिर खान को किराए पर मदरसे में कमरा दिया था। ये कारोबार 4 महीने से चल रहा था। और अब खबर यूपी के बहराइच से। बहराइच इन दिनों भेड़ियों के आतंक की वजह से सुर्खियों में है। TV9 भारतवर्ष की टीम भी इलाके में ग्राउंड रिपोर्टिंग में जुटी है। गांव वालों के बीच भेड़ियों का खौफ और दहशत बढ़ती जा रही है। बहराइच के 34 गांव के लोग करीब 2 महीने से सो नहीं पाए हैं।
ऐसे ही जाग कर रात काट रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि जब अंधेरा होता है भेड़िए चुपके से झुंड में आते हैं। जैसे जैसे अंधेरा गहराता जाता है डर का साया बढ़ता जाता है। धड़कनें लोगों की ये सोचकर बढ़ जाती हैं कि उसने दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक की और बातें बताएं, इससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बहराइच के राजा पुल कला की है। इस वीडियो के आधार पर ग्रामीणों ने भेड़िया देखने का दावा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये भेड़िया दिखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद वो घने खेतों से होते हुए जंगल में भाग गया। गांव वालों की माने तो दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात भारी गुजरती है। टॉर्च और लाठी है। पासिनपुरवा गांव वालों के पास हथियार है, जहां पर सबसे ज्यादा आदमखोर भेड़ियों का खौफ है। 10-12 लोगों का झुंड घर के बाहर पहरा देते हैं। रात 8 बजे से ही ये आदमखोर भेड़ियों से मुकाबले के लिए युवा तैयार हो जाते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पीएमएलए एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी की हिरासत में बयान सबूत नहीं, जमानत नियम, जेल अपवाद। और कल हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है। हिरासत में दिया गया बयान पीएमएलए के तहत स्वीकार्य नहीं है। ये बड़ी बात। ईडी हिरासत में दिया बयान सबूत नहीं है। पीएमएलए में जमानत नियम है और जेल अपवाद है। धारा 45 इस सिद्धांत को नहीं पलटती कि जमानत देने का नियम है। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, ये पूरा आखिर मामला क्या है और ये टिप्पणी किस आधार पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर ईडी हिरासत में दिया बयान सबूत नहीं, मतलब? बिल्कुल, देखिए, प्रेम प्रकाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया उन्हें जमानत देते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि जो विशेष अधिनियम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके मामले में जब ईडी हिरासत में लेकर के इकबालिया बयान लेती है आरोपी का और उसके आधार पर उसको दोषी ठहराना चाहती है, लगातार जेल में रखना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में ये बयान जो है साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एडमिसेबल एविडेंस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थिति स्पष्ट करते हुए मनीष सिसोदिया मामले का भी उदाहरण दिया और कहा कि जेल अपवाद है, जबकि जो जमानत दिया जाना है वो नियम है। तो ऐसी स्थितियों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए इस मामले में फैसला दिया है। और अब भविष्य में अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इकबालिया बयान लेती है ईडी और किसी व्यक्ति को लगातार जेल में रखना चाहती है, तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सेक्शन 45 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये जो 2 शर्तें हैं वो जमानत देने से नहीं रोकती हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पीयूष। आपका नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। तो ईडी की हिरासत में बयान सबूत नहीं, पीएमएलए एक्ट के तहत आपको बता दें ईडी हिरासत में दिया गया बयान ये सबूत नहीं माना जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट की पीएमएलए एक्ट के तहत बड़ी टिप्पणी है। नोएडा के गौर सौंदर्यम सोसाइटी में 20वें फ्लोर पर लिफ्ट फंस गई, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान पर बन गई। 15 मिनट तक लिफ्ट फंसी रही। कड़ी मशक्कत के बाद गार्ड ने 4 लोगों को सुरक्षित निकाला। हाथ पकड़ो।